सुप्रीम कोर्ट में और नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह की हैसियत से मैं मोहसिन दावड़, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल साहब भी इसमें पिटिशनर हैं और उनके बिहाफ पे साजिद तरीन एडवोकेट साहब आज यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ फहमीदा मिर्ज़ा साहब अभी इसमें हमारे साथ पिटिशनर हैं। और बुनियादी मुद्दा उसमें हमारा यही है कि जिस तरीके से सुप्रीम ये 26वें आईनी तरमीम को पास किया गया, जिस तरीके से पार्लियामेंट्री प्रोसेस का मजाक उड़ाया गया, जिस तरीके से आवाम की राय का मजाक उड़ाया गया, वो उनमें जितने भी नुकात कानूनी थे उसमें हमने उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। और हम ये समझते हैं आईन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो जोड़ती है रियासत और अवाम को आपस में। ये वो एक इमरानी मुआहदा है रियासत पाकिस्तान और अवाम के दरमियान, और इस मुआहदे को अगर आप इस बेदर्दी से पामाल करेंगे और उसमें आप बुनियादी तब्दीलियाँ लाएंगे और बग़ैर अवाम की राय लिए, क्योंकि ये जिस तरीके से ये आईनी तरमीम पास हुई, मेरे ख्याल में शायद ही उस पर कोई 10-15 मिनट की बहस भी हुई हो, तो ये किसी भी तरीके से इस पर ना डिबेट हुई, ना जो प्रॉपर प्रोसीजर था वो फॉलो किया गया। और इसमें जितने भी लेकुनास थे वो उसमें हमने अपने पिटिशन में हमने मेंशन किए। इसमें पूरे एक सूबे का इलेक्ट्रॉनिक कॉलेज कंप्लीट नहीं था, खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में नुमाइंदगी नहीं थी, रिजर्व सीट का मसला अभी तक कौमी असम्बली में हल नहीं हुआ था। और फिर जिस तरीके से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सेनेटर्स को अगवा किया गया और ज़बरदस्ती उनसे वोट डलवाया गया, वो भी सब कुछ रिकॉर्ड पर मौजूद थे। तो इस बुनियाद पर हमने सुप्रीम कोर्ट में इस आईनी तरमीम को चैलेंज किया है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि रियासत और अवाम के दरमियान जो रिश्ता है वो पहले ही बहुत कमज़ोर हो चुका है। और हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है या मुल्क के बाकी हिस्सों में जो कुछ हो रहा है, आइन की पामाली वैसे भी हो रही है। कानून पहले से ही यहाँ पर सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं कि उसको बतौर एक टूल इस्तेमाल किया जा सके कि किस तरीके से इस्तेसाल हो उसका। अब आप देख रहे हैं कि हमारे साबिक़ कौमी मेंबर कौमी असम्बली अली वज़ीर साहब, उनको यहाँ पर एक रोड कार एक्सीडेंट केस में उनको गिरफ्तार किया जाता है और फिर उसको एक ज़िले से दूसरे ज़िले से तीसरे ज़िले 3MPO के तहत उनको गिरफ्तार किया जाता है। गुजरात और झेलम और पता नहीं कौन कौन से ऐसे अजला जिसका शायद उन्होंने पूरी ज़िंदगी जिसमें शायद उनको वहाँ पर गए भी ना हो, तो उनके डिप्टी कमिश्नर्स उनके खिलाफ 3MPO के तहत तो ये जो, और इसके अलावा और मुल्क के दूसरे कोने में जिस तरीके से BNP के खिलाफ यहाँ पर FIRs हुई, उनके वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, सरदार अख्तर मेंगल साहब के खिलाफ जिस तरीके से FIR हुई, या और यहाँ पर जिस तरीके से सियासी वर्कर्स को उनके खिलाफ कानून को एज हथियार इस्तेमाल किया जाता है, तो ये मेरे ख्याल में ये रिश्ता पहले से ही बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। लेकिन उस नाजुक सूरत हाल में अगर इस तरीके से आईनी तरमीम हो जो बिल्कुल आइन के बुनियादी ढांचे को ही हिला दे, तो मेरे ख्याल में ये फेडरेशन के लिए भी नुकसानदेह है और इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए भी नुकसानदेह है। तो इस हवाले से हमने ये पिटिशन दायर की और मैं अपने भाई मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब से भी तो बाकी जो गुफ्तगू है उनके जो खदुखाल है तो ये वो फिर साजिद तरीन साहब भी बात करेंगे और उनके जो लीगल पॉइंट्स हैं उसको भी आप डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन भाई ने बड़ा मुकम्मल और जामे ओवरव्यू आपको दे दिया कि ये आईनी तरमीम 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो पिटिशन दायर की गई उसके क्या नुकात थे। बुनियादी तौर पर उसके जो नुकात हैं वो एक दफ़ा फिर मैं बहुत जामे अंदाज में आपके सामने रख देता हूँ। सरदार अख्तर मेंगल साहब जो एक जमात के सरबराह हैं, जो हमने इस्लामाबाद में जो मनाजिर देखे, जिस तरीके से उनके 2 वोटों के ऊपर डाका डाला गया, जिस तरीके से उनके मेंबरान को हरासा किया गया और उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती वोट लिए गए, ये बात काबिल गौर और जहन नशीन करने वाली है कि यह आईनी तरमीम सिर्फ एक वोट की बरतरी से पास हुई।
اگر اختر مینگل صاحب کے ووٹوں کے اوپر BNP کے ووٹوں کے اوپر ڈاکہ نہ ڈالا جاتا تو یہ آئینی ترمیم پاس نہیں ہو سکتی تھی. اور پھر جس طریقے سے سردار اختر مینگل صاحب کی لاج کے اوپر دھاوا بول دیا گیا, وہاں پر ان کے ممبران جو جماعت کے تھے ان کو ہراساں کر کے ان کے اوپر اسلام آباد میں FIRs دے دی گئی. اس طرح آئینی ترمیم پاس نہیں کی جاتی. آئینی ترمیم کنسنسس کے ساتھ پاس کی جاتی ہے. یہاں پر رات کے اندھیرے میں نہ ممبران کو اس کے ڈرافٹ کا پتہ, جماعتوں کے سربراہان نے آپس میں چیزیں طے کر کے انہی جمہوری اصولوں کی نفی کرتے ہوئے, پارلیمانی اصولوں کی نفی کرتے ہوئے انہوں نے یہ ترامیم پاس کی. اور یہ محسن بھائی نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ترامیم عدلیہ کی آزادی کے بھی منافی ہے, جو ہمارے جمہوری اصول ہیں ان کے بھی منافی ہیں, اور یہ فیڈریشن کو کمزور کرنے کے مترادف ہے. تو چاروں صوبوں سے محسن داوڑ صاحب جو خود ایک جماعت کے سربراہ ہیں, خیبر پختونخوا سے سردار اختر مینگل صاحب بلوچستان سے, سابق اسپیکر نیشنل اسمبلی فہمیدہ مرزا صاحبہ سندھ سے, اور میں یہاں وفاق اور پنجاب سے, ہم نے یہ پٹیشن دائر کی ہے, سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے کہ اس آئینی ترمیم کو ان گراؤنڈز کی بنیاد پر, کہ جہاں پر ایک صوبے کی نمائندگی موجود نہیں ہے, جس طریقے سے ووٹ حاصل کیے گئے, ان بنیادوں پر اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا جائے. تو یہ ہماری استدعا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں یہ آگے کیسے چلتی ہے اور کیسے اس کے اوپر مزید پیش رفت ہوتی ہے. آپ کو اس سے بھی آگاہ رکھیں گے. ساجد ترین صاحب بلوچستان نیشنل پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں, سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں. اب یہ اپنا موقف آپ کے سامنے رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. جس طرح محسن داوڑ صاحب کے درمیان بڑی تفصیل سے بات کی, اور مصطفیٰ کوکر صاحب نے بات کی کہ آج کے جو پٹیشن ہم نے مشترکہ طور پہ فائل کر دی سپریم کورٹ کے اندر, یہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف, انہوں نے تفصیل سے اس پہ بات کی. ہماری پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جو ترامیم لائی گئی ہے, پہلے سے ترامیم لانے سے پہلے بھی ہماری پارٹی نے ایک واضح موقع لیا تھا کہ پاکستان میں اس وقت جوڈیشری کو قابو کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, اور وہی ہوا کہ ہماری پارٹی کے ممبران کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جس طرح کو اغوا کیا گیا اور زبردستی سے ووٹ دلائے گئے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک وار تھا کہ نہ صرف آئین کے اوپر, آئین کے بنیادی سیکشن کے اوپر, بلکہ یہ پاکستان کے بنیاد کے اوپر بھی وار ہوئی ہے. بلوچستان اب سب کے سامنے ہے کہ بلوچستان بہت دور جا چکا ہے. وہاں کے نوجوان, یہاں کے 70 سالہ محرومیوں کے بعد اس وقت 70% نوجوان جو آج بھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ پارلیمانی سیاست آئین پاکستان لیا ہمیں کچھ نہیں دے سکتا. وہ سردار اختر مینگل ہماری پارٹی کے ساتھ اختلاف اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں. تو اس کے باوجود سردار اختر مینگل صاحب کی پارٹی کے جو آئین اور اس کے ڈومین میں وہ پاکستان کی بہتری کے لیے جو جمہوری اصولوں کی بنیاد سازت کرتے, ان کی اجماع کے ساتھ یہی ہوا کہ اس کے ممبران کو اغوا کیا زبردستی, ان سے زبردستی ووٹ دلوائے گئے. جب انہوں نے پریس کانفرنس کی اور سردار اختر مینگل صاحب کے ساتھ کہ مجھے زبردستی اٹھایا گیا, تو سردار اختر مینگل کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ کر دیا, اس کے نمائندوں کے خلاف کر دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں آپ نے ہزاروں کی تعداد میں جو نوجوان لاپتہ ہے, ہزاروں کی تعداد میں آج 4 شیڈول کے نام پہ خواتین کو, نوجوانوں کو, طالب علموں کو, سیاسی ورکروں کو جس طرح لایا گیا, تو نفرتوں کی آخری حد تک پہنچ چکی ہے. تو آج یہ ہمارے جانب سے یہ سیاسی جماعتوں جو مائنڈ لائک سیاسی جماعتیں ہیں, ہم ایک کوشش ہے اپنے طرف سے, اور یہ جوڈیشری میں موجود وہ باضمیر جو ہمارے جج صاحبان ہیں, اس کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ آخری کوشش ہے. اگر خدا ناخواستہ یہ عدلیہ بھی اس کے قابو میں آ جاتا ہے تو پاکستان آئندہ کے لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا مستقبل کیا بنے گا. تو یہ ہم نے کوشش کی. ہم سمجھتے ہیں کہ دوسری سیاسی جماعتوں نے جو اس تمام عمل میں ایک سہولتکاری کا کردار ادا کیا, افسوسناک عمل ہے, اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور ان کے ورکروں سے صدا کرتے ہیں کہ اس عمل کے اوپر وہ ایک دفعہ سوچ لیں کہ اس ملک کو ہماری قیادت جو بڑی بڑی دعوے کرتے ہیں وہ کس طرف لے جایا جا رہا ہے. میں نے خود جو ہے 2 دفعہ چیئرمین سینٹ سے بات کی,
उससे शेरी रहमान भी वहाँ पर तशरीफ फरमा थी, जो हमारे खातून नसीमा एहसान को अगवा करके ले गई तो वापस लाए, वो रोई इनके सामने। मैंने उनको कहा कि आप, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ, इसलिए नहीं कि आप चेयरमैन सेनेट है, आप शहीद बेनज़ीर की बात करते हैं कि हम मुस्लिम जुमात से ताल्लुक़ रखते हैं, तो शहीद मोहतरमा ने कभी इस तरह के अमल का साथ नहीं दिया था जिस तरह आज आप दे रहे हैं। और आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, ये आपका काम है कि उन्होंने खुद भी बेबसी का इजहार किया। जब FIR सरदार साहब अख्तर जान के खिलाफ FIR हुआ तब भी मैं गया, उन्होंने उसको अपने माजरत की कि मेरे हाथ में नहीं है। तो जब ये मुल्क इस नतीजे पे पहुंचा हो कि सेनेट के चेयरमैन भी अपने को बेबस समझे, या तो वो सच कह रहे हैं कि वाकई बेबस है, या वो सुलगकार के तौर पर तमाम चीज़ों को छुपा रहे हैं। तो आज जो पिटीशन 26वीं आईनी तरमीम जो हम कहते हैं बहुत ही एक खतरनाक शुरुआत है जो अब वार की गई है आइन के ऊपर, जिसको काबू करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का किरदार उसको देखना होगा। और हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो मस्बत अंदाज में इसको देकर मुल्क की बेहतरी के लिए और इसको आगे बढ़ाएंगे। अब तक थैंक यू। एक पॉइंट मैं ऐड करता चलूँ। सब लेकिन सबसे पहले तो गुजारिश है कि इस मौजूदा पार्लियामेंट की अपनी लेजिटिमेसी जो है वो पहले ही अंडर क्वेश्चन है। सवाल ये निशान है उसके सामने कि ये एक लेजिटिमेट पार्लियामेंट है या नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कंप्यूटर के सामने बैठकर और उसने मनचाहे वोट लोगों को दिए हैं, तो वो किसी भी सूरत में ये अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट तो है नहीं। तो सबसे पहले तो वो सवाल निशान पहले ही मौजूद था। लेकिन उस पार्लियामेंट ने फिर जिस तरीके से इस आईनी तरमीम को बुनियादी इंसानी हुकूक को पामाल करते हुए इसको फिर पास किया, और पार्लिमानी जो जितना प्रोसेस था उसको पामाल करते हुए जिस तरीके से इस आईनी तरमीम को पास किया, मेरे ख्याल में ये हकीकत में जिस तरह साजिद तरीन साहब ने कहा कि इस पूरे निज़ाम से पॉलिटिकल वर्कर्स का एतमाद उठाने की तरफ एक कदम है। और दूसरा यहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात के मुकदमात का भी जिक्र हुआ। देखिए, दहशतगर्दी या फिर ये ATA जितने भी एंटी टेररिस्ट एक्ट की जितने भी दफात हैं, उनको हमेशा यहाँ पर पॉलिटिकल वर्कर्स को विक्टिमाइज करने के लिए उनको यूज़ किया गया। अदरवाइज जिस मकसद के लिए ये कानून बना है वो आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा खैबर पख्तूनख्वा तकरीबन एक आध ज़िला शायद रह गया हो, वो भी शायद सिर्फ सिटीज़ रह गए हों, बाकी पूरा का पूरा सूबा जो है वो दहशतगर्दों ने टेक ओवर कर लिया है। तो उनके ख़िलाफ़ फिर ये कवानीन भी नहीं होती, फिर ये रियासत की जो एक्टिविज़म है फिर ये भी नहीं होती। हाँ, पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए उसको उसके जब इस्तेसाल की बात आती है तो फिर इन कानून को बड़ा इफेक्टिवली फिर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा जितना भी आप उसकी मजम्मत करें वो कम है, और ये इंतहाई अफसोसनाक है। जी जी, अभी हम उसके अंदर इस्तेमाल भी यही करेंगे। एक बुनियादी कानून का फलसफा है नीमो जुडेक्स कॉजा सुआ कि अ मैन कैन नॉट बी अ जज इन हिज ओन कॉज। जो जज साहिबान इसको सुनेंगे वो खुद इसके बेनिफिशरी हैं इस आईनी तरमीम के। तो ये हमारी लीगल टीम पे डिपेंड करता है कि वो उस वक्त क्या फैसला करते हैं, और असूलन तो ये फुल कोर्ट के पास जाना चाहिए, उन जज साहिबान को नहीं सुनना चाहिए कानून के इन बुनियादी नुकात के ऊपर मबनी ये बात। जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।